जंग बिल्ला ट्रक्का वाला वर्सेस तीफी बट गोगी बट नहीं है। लड़ाई का सर आगाज कहाँ बता रहा होता हूँ, तीफी का कोई नामो निशान नहीं था। मियां नवाज शरीफ की गाड़ियां गुजर रही होती हैं, उस पे हमला हो जाता है। है? तेरी खैर हो जाए। दीफा ये कहता है कि मैं काम करन लगा सेंदा। एक शख्स का नाम है मलक एहसान, उसे बदमाशों की नानी कहते थे। किसी को मारना होता था, इनकी लैंग्वेज क्या होती थी, यार मैं फलां दा नक्शा खिंच लिया है। लाहौरी साइको जावेद इकबाल नाम से, और वो क्लेम करता है कि मैं 100 बच्चों का कातिल हूँ। इस करेक्टर ने 3 से 4 माह शहरियों की जिंदगी हराम किए रखे। एक खातून टिकटॉकर का फोन आया, मैं एक वीडियो भेज रही हूँ उसको शेयर करना, बिल्कुल न्यूड थी वो। मैंने फोन किया, मैं कहा इज इट योर? सर मेरा। मैंने कहा बेटे ये फिर क्यों करना चाह रही है? सर मैं आपको नहीं बता रही, आप जरा एक दफा करके देखें। हाइलाइट्स आपने देखी। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं नईम मुस्तफ़ा साहब, मोस्ट क्रेडिबल क्राइम रिपोर्टर, जिनसे हमने बहुत सी क्रिमिनल स्टोरी सुनी। हमने इनसे पूछा कि बिल्ला ट्रकों वाले से लेकर टीपू ट्रकों वाला और देन बलाच का कत्ल कैसे हुआ, असल हकीकत क्या थी, और 100 बच्चों का कातिल जावेद इकबाल साइको लाहौरी असल में करना क्या चाहता था। ये तमाम क्राइम स्टोरीज जानने के लिए ये पॉडकास्ट एंड तक जरूर देखिएगा। टीपू बालाज के टॉपिक पे असल मामला था क्या, हकीकत क्या थी, और इस लड़ाई ने, इस जंग ने जन्म कहाँ से लिया? देखिए एक बात जो है ना आपको है जहन में होनी चाहिए कि जो हम कहानियाँ सोशल मीडिया पे, इवन मेन स्ट्रीम मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे पर्टिकुलरली, अखबारात में खबरें इस तरह की नहीं हैं, लेकिन जो हम सुन रहे हैं ना वो हकीकत से बहुत दूर हैं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये कोई दुश्मनदारी नहीं है, कोई लड़ाई, कोई जंग नहीं है। दूबदू कहते दूबदू जंग हो रही है। ये चौधराहट की, नंबरदारी की एक सकफल है ओके। कि जी मैं बड़ा चौधरी, आप बड़े चौधरी। ये जिस जगह पे इनका ट्रकों का अड्डा है, बिल्ला ट्रकों वाला का, जी। अमीरुद्दीन उनका पूरा नाम था। यस, अमीरुद्दीन बिल्ला ट्रकों वाला। बेशक। वो बेसिकली पहलवान थे अखाड़े के। अच्छा। पहलवान ये कोई फर्जी नाम के नहीं, तू बड़ा पहलवान है हाँ। जो लाहौरी कहते हैं, वो नहीं है। जी जी जी। ये बाकायदा पहलवान थे कुश्ती के, ओके। अखाड़े के। ओके। और लाहौर चूंकि अखाड़ों का गढ़ था उस दौर में, जी। जब बिल्ला वाज हियर, यस। तो गढ़ था एक बाकायदा। एक तरफ मोनी रोड के अखाड़े, सर गामा और वो सारे। मुस्तमे जमा यस। गामा पहलवान, गामा पहलवान। वो बिल्ला ट्रकों वाला, बिल्ले के वालिद मरहूम, ये सारे के सारे अखाड़े। इसी तरह अखाड़ा क्राउन अड्डे चौक पे, यस। ये शालमी चौक पे, उधर ग्वालमंडी चौक पे अखाड़े, फिर अखाड़े निस्बत रोड पे। ये सारे अखाड़े जो थे ना, जहाँ पहलवानी जंग करते थे, वहाँ पहलवान ये चाहते थे कि मेरी चौधराहट हो मेरे इलाके में कम से कम। ठीक हो गया। जितने वाकयात वहाँ छोटे मोटे लड़ाई झगड़े, स्कफल, ख़ानदानी मसाइल, ग्रोहबंदी, वो मेरे डेरे पे आके हल हों। ये असल में जंग कोई बिल्ला ट्रक्का वाला वर्सेस तीफी बट गोगी बट नहीं है। लोग ये समझते हैं कि जंग, ये बेसिकली पहलवानी की जंग है कि मेरे पास कितने लोग आते हैं, मेरे हमनशीन, मेरे मुरीदैन कितने हैं, ठीक है, और मेरे मुखालिफ के कितने। सही हो गया। ये डेरेदारी थी। उस डेरेदारी ने एक खून रंग आमेजी जो है ना, खून रंग कैसे आई? खून रंग इसी वजह से आई कि जब साथ बैठने वाले जो हाशिया नशीन थे, उन्होंने बिल्ले से कहा कि यार वो देखें, वो तो आपका मुखालिफ ये कर रहा है, तो आप खामोशी से बैठ रहते हैं। अच्छा, वो जो आज उसके पास पंप करना होता है। पंप किया। उनका आज उसके पास वहाँ थानेदार सच्चो भी गया हुआ था, आज उसके डेरे पे डीएसपी भी था, आपके पास तो सुबाई भी नहीं आता। ये प्रोवोक करते थे कि वो कुछ करें। अब ये पहलवानी की निशानी क्या है? एक निशानी है अखाड़ा, एक निशानी है बड़ी चारपाई, उसे पलंग कहते थे। यस। पलंग था चारपाई, जिसके एक पाए, हमारी चारपाइयों के 4 पाए मिला लेना, हमारे घरों में 4 पाई इस्तेमाल होती है, उसके 4 पाए मिला ले तो उसका एक पाया भी नहीं बनता होगा, इतना बड़ा था। खैर हो जाए। और उन 4 पाइयों के जो उसके लंबाई चौड़ाई नाप लें तो उससे डबल कर लें, वो बड़ा पलंग होता था। ठीक हो गया। उस पलंग के दरमियान में बिल्ला जी, ये आई विटनेस अकाउंट है, मैं ये आपको हवा में नहीं बता रहा कि जो चल रहा है ना सोशल मीडिया पे फलाने ये कहती है, ये मैंने आंखों से देखा सर। इसीलिए हमने कहा कि आपसे स्टोरी सुने, क्योंकि आपने ये आई विटनेस की ये चीजें। हाँ जी, वहाँ वो बैठते थे जब मैं क्राइम रिपोर्टर था ना जी, आज से 30-35 साल पहले। उस वक्त ये वहाँ मौजूद था पलंग। ठीक है। उस पलंग के दरमियान में बैठते थे बिल्ला मरहूम,
अलमारूफ ट्रकों वाला, वो वहाँ बैठते थे और एक हुक्का रखा होता था, हुक्का नीचे से घूमता था, उसमें 3 वक्त, या आंखों देखा वाकया, 3 औकात उसमें 2 चीजें तब्दील की जाती थी, एक गुड़ और चिलम, चिलम जो जी चिलम जो जिसमें मटेरियल डलता है, तंबाकू और गुड़ एक जगह पे और नीचे पानी, दिन में 3 औकात, 2 चीजें। हुक्का शौक से पीते थे? हुक्का पीते नहीं थे, सिर्फ हुक्का जो उनके इर्द गिर्द बैठ जाता था सारे पीते थे, वो घूमता था नीचे से, वो नीचे से घूमता था और वो हुक्का चलता जा रहा है, ठीक है, महफिल में मतलब वो चल रहा है। एक उस पलंग पे बैठते थे, धूप है छाँव, इससे कोई गर्ज नहीं है उनको, एक पंखा लगा होता था जिसके पर और जिसका छज्जा, इतना बड़ा पंखा अब शायद कहीं होगा, वो उस चारपाई के गिर्द लगा होता था, और चारपाई पे बैठ के जो गुफ्तगू होती थी उसमें ताश भी खेलते थे। उसमें खड्डा खड्डी एक होता था, नीचे बिठा के कुछ लोग नीचे खेल रहे हैं, कुछ ऊपर ताश ऊपर खेलते थे, और नीचे एक शतरंज टाइप होती थी, उसे खड्डा खड्डी कहते थे, ठीक है, वो खेलते थे। वो जब प्रवोक होते थे ना, जब एक हाशिया बरदार ने, हाशिया नशीन ने कह दिया कि पहलवान जी आपका ये मामला है और आप कमजोर हैं, तो वहां फिर उस चारपाई के इर्द गिर्द बंदूक वाले खड़े होने शुरू हो गए। अच्छा, पहले वो खाली चौधराहट थी बंदों की तादाद की, उनके वेट की, उनकी पर्सनैलिटी की, उनके कद काठ की, उनकी अमारत की, दौलत की, उनके लिबास की, कारोबार था, बिल्कुल ये चौधराहट थी जी। वो चौधराहट तब्दील हुई थोड़ी सी नंबरदारी में, और उन्होंने अपने 4 पाँव पे 4 गनमैन खड़े कर दिए, 2 का रुख इस तरफ, 2 का रुख इस तरफ, गार्ड्स आ गए। ये हब था तिजारती, शालम मार्केट का चौक था जी। इसके एक राइट पे, यानी बिल्ला ट्रक्का वाले के राइट पे बई पहलवान का अड्डा था। ये बिल्ला था, उनके बेनोई थे। अच्छा, बई पहलवान सुल्तान उर्फ उनके बेनोई थे, वो भी कश्मीरी, एक अड्डा कश्मीरी राइट पे। एक बिल्कुल सामने था अक्रॉस द चौक रोड पे अजहर सईद बट का। अच्छा, अभी फौत हो गए 2 साल हुए। अंजुमन ताजरान ने पाकिस्तान के सदर थे, ताजर इत्तेहाद पाकिस्तान के सदर थे, शालम ताजर बोर्ड के चेयरमैन थे। ओके, बड़ा आदमी था, FPCCI का चेयरमैन था। अच्छा जी, हाँ जी। वो अजहर सईद बट नामवर आदमी थे। अजहर सईद बट जिन्होंने ये रिवायत डाली है शालम मार्केट में। रिवायत क्या थी कि वहाँ उन्होंने बड़ा मार्केटें बनाई हैं। अच्छा, अजहर सईद बट को एडिट था कि बड़ा मार्केट है, सब नेशनल बड़ा, मदीना बड़ा, फलां बड़ा, सब उनकी। अब उनके भाई अंसर बट बैठते हैं। सही हो गया। उन्होंने वो बनाई थी। ये 3 कश्मीरी, अजहर सईद बट, बई पहलवान, और थोड़ा सा हट के चौथा कश्मीरी था, उनका नाम था हाजी मकसूद बट। ठीक है, इनका भी नाम सुना है, बिल्कुल रुकन थे। उनसे थोड़े फासले पे चले जाएं तो फिर चौथा कश्मीरी, पांचवा कश्मीरी ख्वाजा साद रफीक की वालदा। ओके, वो मोहतरमा जो सलमा शायद नाम था उनका, ख्वाजा रफ़ीक शहीद की बेवा, बड़ी नामवर खातून थी, बड़ी शख्सियत थी उनकी। उनका वज़न बहुत था, 2 मरतबा पंजाब असम्बली की रुकन मुंतखब हुई। अच्छा, ख्वाजा साद रफ़ीक की वालदा मरहूमा बेगम रफ़ीक शहीद। बेगम रफ़ीक शहीद जो थी वो भी कश्मीरी। ये शालम मार्केट के रंग महल चौक से पानी वाला तालाब, आप रंग महल लगे उससे पहले पानी वाला तालाब चौक से शालम चौक तक ये कश्मीरियों के डेरे थे। सही हो गया। ये डेरे बेसिकली चौधराहट के डेरे थे, पहलवानी के डेरे थे। ताजरों के हर रोज कोई ना कोई मसाइल खड़े होते थे। तो हर इन 5 में से हर एक की ख्वाहिश होती थी कि इस मसले का हल मेरे डेरे पे हो, सुलह सफाई हो या लड़ाई हो, ये मेरे डेरे पे हो। ये असल में खूनरेजी नहीं है, खूनी जंग नहीं है, ये डेरेदारी का एक तनाज़ा है। ठीक है, असूल कह लें। उसूल अपना था कि मेरे डेरे पे आए, ठीक है, मैं उतना बड़ा पहलवान बन जाऊंगा जितने मसाइल मेरे पास ज्यादा आएंगे। सही हो गया। एक तरफ भाई पहलवान, एक तरफ टीपू ट्रकाला के वालिद मरहूम बिल्ला ट्रकाला पहलवान, अजहर सईद बट, ठीक है, हाजी मकसूद बट, फिर साद रफीक साहब की वालिदा पीछे। वो सियासी तौर पे मुस्तहकम थे, ये तिजारती तौर पे मुस्तहकम थे सारे कश्मीरी। इन सब कश्मीरियों ने वहाँ आपस में चौधराहट की जंग ली। जो बिल्ला ट्रक्का वाले का पाकिस्तान इंटरनेशनल गुड्स और पाकिस्तान गुड्स जो था जी, उसके बिल्कुल सामने अक्रॉस दी रोड अजहर सईद बट ने एक मंदिर था जी, मतरूका वक्फ इमलाक का, वो जगह लेके अपने नाम लीज करा के वहाँ दफ्तर बनाया था। अब भी बट साहब की तस्वीर लगी है, उनके फौत होने के बाद उनकी तस्वीर लगी हुई है। अच्छा, हाँ जी, अब लगी हुई है, अब भी देख सकते हैं आप।
अजहर सईद भट्ट साहब वहाँ बैठा करते थे दफ्तर में, और बाड़े उन्होंने, उनके वालिद मरहूम थे सईद भट्ट साहब, ठीक है, पहलवान थे वो भी, ठीक है। सईद भट्ट साहब ने जो अपना घर था उनका अंदरून शहर का, शालम मार्केट का, उसको मुस्मार किया, उसके एक हिस्से पे दुकानें बनाई, फिर प्लाजे बनाए ऊपर। ओके। अजहर सईद भट्ट साहब ने अपने वालिद की उसी रिवायत को आगे रख के पिछला मकान भी सेल कर दिया, खुद डिफेंस के वाई ब्लॉक में शिफ्ट हो गए अपनी बीवी बच्चों और भाइयों के साथ, और यहाँ भी उन्होंने वो प्लाजे बना दिए। सही हो गया। जब ये दुकानें बन गई तो इन लोगों को ये एहसास हुआ कि ये थानेदारी बढ़ रही है, जब दौलत में इजाफा हो रहा है और जब इसमें मार्केटें ज़्यादा बन रही हैं, प्लाजे ज़्यादा बन रहे हैं, बाड़े बन गए, और अजहर सईद भट्ट का वो दफ्तर जो है वो भी कोई एक्सपेंड 2.5 मरले से 7.5 मरले तक चला गया, 5 मरले और 7 वाली दुकानें ले ली उन्होंने, वो 7.5 मरले का बन गया। तो उन्होंने कहा ये चौधराहट बढ़ रही है। ठीक है। अजहर सईद भट्ट, लड़ाई का सर आगाज कहाँ होता है? वो बता रहा हूँ। अजहर सईद भट्ट और ये बिल्ला पहलवान, बिल्ला पहलवान कहते थे इसको जी, बिल्ला ट्रकों वाला, अमीरुद्दीन टीपू का वालिद, जी जी, ये बिल्ला ट्रकों वाला और अजहर सईद भट्ट का झगड़ा था। लेकिन अजहर सईद भट्ट के और इन दोनों के झगड़े में हाजी मकसूद भट्ट ने साथ दिया बिल्ला ट्रकों वाले का। ठीक है। वो दोनों कश्मीरी मिल गए और अजहर सईद भट्ट तनहा हो गए। अजहर सईद भट्ट ने सहारा ले लिया ख्वाजा साद रफीक वगैरह का सियासी तौर पर। उसी दौर में, ठीक है, जो सियासतदान थे उनकी जरूरत थी कि उनको पहलवानी चाहिए थी। सही है कि 2-4 शहर के बड़े पहलवान जो हैं हमारे साथ भी हों, बिल्कुल सपोर्ट। एक ग्रुप ने सहारा लिया बिल्ला ट्रक्का वाले का, एक ने उनका ले लिया अजहर सईद भट्ट का, बिल्ला ट्रक्का वाले का, और जो बिल्ले का सहारा था ना, वो बिल्ला ट्रक्का वाले का सहारा लिया हाजी मकसूद भट्ट का। हाजी मकसूद भट्ट खुद भी एमपी बन गए, सियासत में आ गए, वो तिजारत करते थे, शालम में मार्केट थी। अजहर सईद भट्ट ने सहारा लिया उस एमपीए का जो वालदा थी ख्वाजा साद रफीक की मरहूमा, ठीक है, उनका सहारा लिया। अब जब ये 2 ग्रुप बन गए तो ये बेसिकली ताजरों के ग्रुप थे। बिल्ला ट्रांसपोर्ट का ताजर, हाँ जी, अजहर सईद भट्ट शालम का ताजर, मकसूद भट्ट शालम का ताजर, ये ख्वाजा वगैरह शालम के ताजर, ये सारे ताजरों के ग्रुप बन गए और उनमें 3 अंजुमनें बन गई। अंजुमन ताजरान पाकिस्तान, अंजुमन ताजरान लाहौर और ताजर इत्तेहाद पाकिस्तान, ठीक है। ये 3 तंजीमें बनी। मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे। मियाँ नवाज शरीफ का आना जाना हो गया किसी तरीके पे अजहर सईद भट्ट के पास। अच्छा, अजहर सईद भट्ट के ये आंखों देखा वाक़यात है। शालम मार्केट में अजहर सईद भट्ट साहब की एक शॉप थी, जस्ट वन, उनके वाले साहब छोड़ गए थे, क्रॉकरी की, जिसपे अब प्लाजा बना मदीना बड़ा, ठीक है। उस एक दुकान में लोगों ने आना जाना शुरू कर दिया, मियाँ नवाज शरीफ समेत। उस वक्त मियाँ साहब भी दुकान, मियाँ साहब भी वहाँ आते थे, जाते थे। उस वक्त मुस्लिम लीग नून परवान चढ़ रही थी और उसका सदर पहला किसको बनाया गया, वो भी वहाँ का ताजर शालम मार्केट का हाजी हनीफ, चौधरी मोहम्मद हनीफ, अच्छा, हाजी हनीफ। वो अंजुमन ताजरान के सदर थे शालम के। अजहर सईद भट्ट शालम ताजर बोर्ड, शारी शालमों की तंजीमों के सदर थे, और ये सदर थे मुस्लिम लीग नून लाहौर के, 7 बन गए, ठीक है। मियाँ नवाज शरीफ ने मराया। तीफी भट्ट, गोगी भट्ट, अच्छा, वो बता रहा हूँ, वो कहाँ से आ गए? अब जब सहारा मुस्लिम लीग नून ने लिया, किसका? एक ताजर ग्रुप का, बिल्कुल, तो दूसरे ताजर ग्रुप को सहारा चाहिए था। उन्होंने सहारा ले लिया तलबा तंजीमों का, एक तरफ तलबा तंजीमों का, बड़ी अहम बात है ये, तलबा तंजीमों का, काफ लीग थी, मुस्लिम लीग काफ, मुस्लिम लीग नून और काफ 2 अलग थे। उन्होंने सहारा ले लिया। उन्होंने कहा ऐसा सहारा लो जो स्टूडेंट्स में भी पॉलिटिक्स हो, उनमें उनकी वहाँ वज़ीरदारी हो, अच्छा, और थानेदारी भी हो, और दूसरी तरफ जो है वो तिजारत में भी थानेदारी हो। ख्वाजा तारीफ गुलशन असल नाम है तीफी भट्ट का, ठीक है। उनके बड़े भाई हैं ख्वाजा अजहर गुलशन, वो अंजुमन ताजरान अकबरी गेट के सदर थे, ठीक है, प्रेसिडेंट थे, ठीक है, बाद में चेयरमैन बन गए। अंजुमन ताजरान अकबरी गेट के सदर थे ख्वाजा अजहर गुलशन। दूसरे मुखालिफ ग्रुप ने, मुस्लिम लीग नून का मुखालिफ ग्रुप था काफ लीग वाला, उसने सहारा लिया किसका? अजहर गुलशन का, अजहर गुलशन का। तीफी का कोई नामो निशान नहीं था उस वक्त। ख्वाजा अजहर गुलशन के घर में मैंने खुद आते देखा उस वक्त के निगरान प्राइम मिनिस्टर गुलाम मुस्तफा जतोई को। अच्छा, गुलाम मुस्तफा जतोई वाज द सिटिंग केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और इस तरह का बड़ा आदमी उनके घर आना जाना, किसके घर आता था? अजहर गुलशन के। अजहर गुलशन का घर है एम ब्लॉक मॉडल टाउन में, जो गुलबर्ग से मिलता है। देखें, असल बात यह है कि एक ग्रुप जो मैंने आपको बता दिया, हाजी मकसूद भट्ट, अजहर सईद भट्ट और तारीफ भट्ट का आपने बता दिया कि प्रेसिडेंट थे,
ख्वाजा अजहर गुलशन जो हैं वो तीफी बट, अलमारूफ तीफी बट है ना, उनका असल नाम है ख्वाजा तारीफ गुलशन। ख्वाजा तारीफ गुलशन के बड़े भाई हैं ख्वाजा अजहर गुलशन। वो अंजुमन ताजरान अकबरी गेट के सदर थे, बाद में चेयरमैन बन गए। फिर वहाँ का बोर्ड बन गया, अलहदा बन गया गुलशन इसके मुकाबले पे। अजहर गुलशन का बोर्ड अलहदा बन गया शालम बोर्ड के मुकाबले पे। अकबरी गेट उन्होंने बगावत कर दी वहाँ से, शालम बोर्ड से बाहर निकल गए। तो जब दूसरा ग्रुप काफ लीग का था, उसने सहारा लिया इस ग्रोह का जो पॉपुलर था ताजरों के मुखालिफ ग्रोह में, जो अजहर सईद बट का भी मुखालिफ था। अकबरी मंडी बाहर निकल गया ताजर बोर्ड से, ठीक है, बगावत कर गया। अजहर गुलशन के ग्रोह ने शालम बोर्ड से जब बगावत की तो बड़ा अच्छा मौका था नून लीग के मुखालफिन के लिए कि वो दूसरे ग्रुप में चले जाएं। ठीक है, और वो रास्ता मिल गया और उन्होंने वो ज्वाइन कर लिया दूसरा ग्रुप। ठीक है। उस वक्त अजहर गुलशन की वर्थ इतनी थी कि सिटिंग केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर गुलाम मुस्तफा जतोई, सिंध के बड़े मारूफ लीडर थे, खुदा उनकी मगफरत करे, उस शख्स की मैंने कई बार, एक बार नहीं कई बार आमद देखी ख्वाजा अजहर गुलशन के घर। ठीक है। एम ब्लॉक गुलबर्ग का माल्टाउन का संगम जो है, एल ब्लॉक और एम ब्लॉक, एम ब्लॉक में उनका घर था। 3 कोठी थी साथ साथ। एक कोठी थी चौधरी अख्तर रसूल जो हॉकी फेडरेशन के चेयरमैन थे, MPA थे नून लीग के। ठीक है। उनकी बहन थी डॉक्टर परवीन रसूल, ठीक है, लाहौर की फोरेंसिक साइंस एक्सपर्ट थी, बड़ी मारूफ। उनका घर था। उसके साथ घर था ख्वाजा अजहर गुलशन का। ख्वाजा अजहर गुलशन के साथ वाली कोठी थी ख्वाजा तारीफ गुलशन की, जो उनके छोटे भाई थे तीफी बट की। ख्वाजा अजहर गुलशन के घर में वो आते थे गुलाम मुस्तफा जतोई, और कब तक आते रहे? प्राइम मिनिस्टरशिप खत्म हो गई, ख्वाजा तारीफ गुलशन ने तीफी बट के बेटे का वलीमा था, उसमें भी अजहर जतोई, गुलाम मुस्तफा जतोई, ठीक है, और उनके शिरकत की उन्होंने, सारी शिरकत की, इतना ताल्लुक था। ठीक है। तीफी बट उस वक्त एमर्जिंग थे, मतलब ग्वाल मंडी में इनका असल घर था, में आ रहे थे, असल घर था इनका ग्वाल मंडी में। ख्वाजा अकील, वो फिर कश्मीरी बरादरी, ख्वाजा अकील जिस शख्स का नाम है वो मशहूर हुआ गोगी भट्ट के नाम से। असल नाम ख्वाजा अकील है। ख्वाजा अकील अहमद अल मारूफ, जिनको गोगी भट्ट कहा जाता है, निस्बत रोड चौक, और तारीफ भट्ट तीफी भट्ट। ठीक हो गया। ये दोनों कजन हैं आपस में, सगे भाई नहीं है। हाँ, लोग कहते हैं भाई हैं, छोटा है बड़ा है आपस में। ठीक है। चाचा ताई के बेटे। गोगी भट्ट बहुत छोटे थे, तीफी भट्ट जरा बड़ी उम्र के थे। सही है। इनका ताल्लुक था दयाल सिंह कॉलेज से। इनके घर से, ग्वाल मंडी के घर असल, उससे चंद कदम के फासले पे दयाल सिंह लाइब्रेरी, और उसके एडजेसेंट दयाल सिंह कॉलेज है। ठीक है। दयाल सिंह कॉलेज में उसके हॉस्टल में रहता था उस वक्त का काफ लीग का स्टूडेंट विंग का सदर अरशद अमीन चौधरी, सिटिंग प्रेसिडेंट काफ लीग का, MSF का। ठीक है। वजीर आला कौन था? 17-18 नशिस्तों से बनने वाला मियाँ मंजूर अहमद भट्टू, खुदा उनको सेहत दे, आजकल साहिब फराश पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। वजीर आला रहे 17 वोटों के, 18 वोटों से वो वजीर आला थे। साथ ही हॉस्टल था चूंकि दयाल सिंह कॉलेज का, वहाँ उनका आना जाना था दयाल सिंह कॉलेज के स्टूडेंट्स का। वहाँ पतंगबाजी करते थे तीफी बट गोगी बट की रिहाइशगाह पे, ग्वाल मंडी निस्बत रोड चौक पे, ऊपर छत पे चढ़ के। ठीक है। वहाँ उनका आना जाना था अक्सर, तो वहाँ से उनका ताल्लुक स्टूडेंट्स में भी था, ताजरबादी में थे ही वो। तो ये सहारा लिया गया किसके तरफ से? सियासी जरूरत थी उस वक्त, इन्होंने सहारा लिया इस ग्रोह का। दयाल सिंह कॉलेज के बिल्कुल अकब में इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड था। इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड की स्टूडेंट्स उस वक्त यूनियन बहुत बासर होती थी। उसके सदर थे उबैदुल्ला शेख मरहूम। उबैदुल्ला शेख मरहूम जो हैं वो इस्लामिया कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट थे, और मैं उस वक्त इस्लामिया कॉलेज में पढ़ता था। आप उस टाइम स्टूडेंट थे? और ऑस्ट्रेलिया चौक, जो रेलवे स्टेशन का चौक है, ऑस्ट्रेलिया चौक जिसे कहते हैं, वहाँ ऑस्ट्रेलिया मस्जिद भी है। ठीक है। वहाँ उनकी शॉप्स थी, शेख टायर हाउस, शेख ये ड्राई क्लीनर्स, ये सब उनकी दुकानें थी। ऑस्ट्रेलिया मस्जिद ही उबैदुल्ला शेख मरहूम के वालिद ने, अब फौत हो गए बेचारे, उन्होंने बनाई थी। उबैदुल्ला शेख ने बतौर सदर, सर ये अगर हम बात करें तो किस टाइम की बात है? ये कौन सा ईयर, कौन सा बनता था? इट वाज 82 में। अच्छा, अब आप सुने पूरी। और वहाँ से ये स्टार्ट हो गया था, इनकी चपलिश और हो चुकी थी, खारबादी की जंग शुरू हो गई थी। ठीक है। होता क्या है कि इस्लामिया कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट उबैदुल्ला शेख मियाँ नवाज शरीफ के मुकाबले में रेलवे स्टेशन के चौक से इलेक्शन लड़ते हैं आज़ाद हैसियत में, और जीतते हैं, और जीत जाते हैं। मियाँ नवाज शरीफ को शिकस्त फाश होती है उस हल्के से। मियाँ साहब वहाँ से हार जाते हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स का आगाज हो जाता है। सदर होता है MSF पंजाब का
उबैद, अरशद अमीन चौधरी। जब उबैद था तो उबैद स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट था इस्लामिक कॉलेज का, वो जीत जाता है, ठीक है, सदर, ठीक है, हो गया। हम स्टूडेंट थे वहाँ उस वक्त, वहाँ सदर था, साथ ही कॉलेज था, बिल्कुल एडजस्टेंट। ये इस्लामिक कॉलेज है, साथ कॉलेज दलगा चौक पे, गवर्नमेंट कॉलेज टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी स्टेशन, रेलवे स्टेशन, ठीक हो गया। GCT उसे कहते थे। GCT में वो दयाल सिंह कॉलेज से हॉस्टल से शिफ्ट होके, ये शिकस्त के बाद अरशद अमीन चौधरी आ जाता है साइंस कॉलेज टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट कॉलेज GCT में। GCT रेलवे स्टेशन में आता है, वहाँ हॉस्टल बनाना शुरू कर देता है। अरशद अमीन चौधरी एक दिन जाता है दयाल सिंह कॉलेज, चौधराहट थी वहाँ, स्टूडेंट यूनियन थी, वहाँ वो जाता है तो मियाँ नवाज शरीफ की गाड़ियाँ गुजर रही होती हैं इलेक्शन कैंपेन की, उस पर हमला हो जाता है। अरशद अमीन चौधरी हॉस्टल मियाँ साहब पे अरशद अमीन चौधरी हॉस्टल से लगाता है छलांग, और ये स्टूडेंट यूनियन है, ये छलांग लगाता है, नाले में उतर जाता है और पीछे नाला है उसका, नाले से वो फरार हो जाता है ग्वाल मंडी के अंदर। अरशद अमीन चौधरी मरहूम वो फरार होता है। वो फरार होने के बाद उस पर मुकदमा दर्ज होता है अरशद अमीन चौधरी पे, और एआनत जुर्म का पर्चा होता है गोगी भट्ट पे। अच्छा, उन्होंने कहा जी ये जो है अबेटमेंट इसके कहने पे गोगी ने इस पे की है, सॉरी, गोगी वगैरह काफ लीग में होते हैं। इस दौरान इस्लामिया कॉलेज के नायब सदर नवाज चौधरी, इस्लामी जमीयत तलबा की यूनियन थी, ये जो उबैदुल्लाह शेख है इस्लामी जमीयत तलबा के थे, इस्लामी जमीयत तलबा की यूनियन का नायब सदर नवाज चौधरी दयाल सिंह कॉलेज आता है, साथ साथ थे दोनों, दयाल सिंह कॉलेज आता है, वहाँ उसका कत्ल हो जाता है। ये पहला कत्ल था? ये पहला कत्ल था स्टूडेंट्स यूनियन के हंगामा राई में, जिसको सियासी पुष्टपनाही हासिल थी, और जहाँ से चिंगारी उपड़ी। ठीक हो गया। नवाज खान का कत्ल जो है, इस्लामी जमीयत तलबा के दो उसके पास ओहदे थे, इस्लामिक कॉलेज रेलवे रोड का नायब सदर था, और लाहौर स्टूडेंट्स काउंसिल थी, ठीक है, उसका वो जनरल सेक्रेटरी था। उसका सदर था आमिर हक, जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट भी था, सेक्रेटरी भी रहा पहले FC कॉलेज का। वो बड़ी सियासत थी वो, ठीक है। वो लाहौर स्टूडेंट काउंसिल जो है वो खड़ी हो जाती है आके मियाँ नवाज शरीफ के मुकाबले में। वो कहती है कि ये नाहक मुकदमा हुआ, नाहक कत्ल किया गया और इन्होंने कत्ल करवाया है। अरशद अमीन चौधरी से झगड़ा था तो उसको मारते। ये जंग शुरू होती है। जंग में MSF, PSF, QSF, इस्लामी जमात, बहुत सी जमातें बनती हैं, चार मेन जमातें, QSF, PSF, MSF और IJT इस्लामी जमात, ठीक है। ATI जरा थोड़ी बैकग्राउंड में थी, ATI थी, वजूद था उसका, कम था, सिर्फ इंजीनियरिटी का तक था, और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बागवानपुर उस एरिया में, इस दयाल सिंह कॉलेज रेलवे रोड FC इस रेडियस में ये 4 जमातें थी। इन चारों तंजीमों को खींचातानी शुरू हो गई, और हर एक सियासी गुरों ने कोशिश की, और ताजरों को स्पोर्ट से पैसे तो वो खर्चते थे, स्पॉन्सर्ड वो थे, स्पॉन्सर्स के जरिए उन्होंने कोशिश की हमारी तरफ आ जाए। उसमें बिल्ला ट्रक्का वाला, टीपू ट्रक्का वाला, यानी बाप बेटा, और फिर ये और लोग हो गए। इसी दौरान अरशद अमीन चौधरी बिल्ला ट्रक्का वाले के डेरे पे 2 अफराद बतौर गनमैन ज्वाइन करते हैं। और इनका क्या नाम होता है? इनका नाम होता है नीफा और बाबा। हनीफा भी कहते हैं, शफीक, मोहम्मद हनीफ, मोहम्मद शफीक। और ये इनके गार्ड्स के तौर पर गार्ड ज्वाइन कर देते हैं इन्हें ज्वाइन करते हैं। तो इस ज्वाइनिंग में वो वहाँ इनका पहरेदारी के तौर पे, मैंने आपको बताया, चारपाई के गिर्द खड़े होते थे, जो हाशिया बरदार खड़े होते थे गन लेके, उनमें देवर देर, ठीक है, वो दोनों नीफा और बाबा। नीफा और बाबा एक बड़े चौधरी के तौर पे एकदम अमर्ज होते हैं उस वक्त जब बिल्ले को ये शुबा होता है कि मेरी मुखबरी मेरे मुखालिफों को कर रहे हैं। मुखालिफ कौन थे? अजहर सईद भट्ट एंड कंपनी, ठीक है, हाजी मकसूद भट्ट, जो भी समझ, ठीक है। उन्होंने कहा मेरी मुखबरी ये करते हैं। वो नीफा बाबा जो एक आम गनमैन थे, वो ये वहाँ से कह के निकलते हैं कि हम इस इल्ज़ाम का मज़ा चखाएंगे, जो भी इल्ज़ाम था, जो शक था हम पे, उन पे जो शक किया उनका मज़ा चखाएंगे। ये टीपू ट्रक्का वाला ने, बिल्ला ट्रक्का वाला ने शक किया हनीफा पे और शफीक पे कि ये मुखबरी करते हैं, ठीक हो गया, मेरे मुखालफों से मिले हुए हैं, स्मगलिंग करते हैं, ठीक है, जो मुख्तलिफ तरह के इल्ज़ामात थे, ठीक है। ये एक डेरेदार ने अपने मुलाजमों पे लगाए और उनको निकाल दिया। जब वो निकलते हैं तो वो जाके गिर जाते हैं, नीफे और बाबे दोनों जो हैं भाई, वो दोनों जाते हैं और गिर जाते हैं मुखालिफ की झोली में, तीफी भट्ट के पास। वो तीफी भट्ट के पास जाते, तीफी भट्ट उस वक्त जो है ना, चढ़ते हुए थोड़े से
नंबरदारी में ना थोड़े से एकदम उभार आया था। ठीक है। अजहर गुलशन पहले लीडर थे, उनके जी। भाई तारीफ गुलशन बाद में। ठीक है। वो चले जाते हैं उनके पास, वो उनकी पनाह में चले जाते हैं। कुछ अरसे बाद पता लगता है कि यही नीफौर बाबा कत्ल कर देते हैं अरशद अमीन चौधरी को। ओके। जो सदर था MSF पंजाब का, मंजूर वट्टू का कार खास मुशीर खास, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी का प्रेसिडेंट, ओके, और एक बहुत अहम स्टूडेंट लीडर के तौर पे उसका नाम था अरशद अमीन चौधरी। सिटिंग गवर्नमेंट में, उनकी गवर्नमेंट काफ लीग की, उसमें कत्ल हो जाता है नीफौर बाबा। अल्लामा इकबाल टाउन थाने की हदूद में एक नाला है जहाज़े ब्लॉक और पाक ब्लॉक के दरमियान में। ठीक है। जहाँ आजकल पेट्रोल पंप है और गोलगप्पे वाले। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ लेफ्ट पे एक साहब रहते थे, उनका नाम था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मलक अरशद। ठीक है। उनके डेरे पे, वो डेरे के से बाहर निकलते और वो कत्ल हो जाते हैं वहाँ पर। वो कत्ल होता है। ऊपर से नीफौर बाबा बैठे थे दरख्त पे से ऊपर दरख्त लगे हुए वहाँ। अच्छा, नाले के ऊपर दरख्त से गोलियां मारी, कत्ल कर दिया गया। और मलक अरशद उनका नाम था। मलक अरशद के डेरे के बाहर कत्ल होना था 1 घंटा पहले। ये बड़ी अहम बात है। अच्छा, कत्ल 1 घंटा पहले होना था, 1 घंटे बाद हुआ। कैसे? आरिफ चौधरी MSF का प्रेसिडेंट, MA कॉलेज का प्रेसिडेंट, अरशद अमीन चौधरी, ये दोनों समनाबाद मोड़ जहां अब पेट्रोल पंप होता था और अब टर्न लेफ्ट साइड पे टर्न बन गया है, बड़ा मशहूर मार्केट जी है। जी। वो जब मोबाइल मार्केट, बिल्कुल मोबाइल मार्केट से गली एक साथ आ रही है, उस गली में से निकलते हैं और थड़ा, पंजाबी में थड़ा समझते हैं आप? जी जी, थड़ा जो थड़े घरों के बाहर भी होते हैं और वो दुकानों के बाहर भी होते हैं। ये इस्तिलाही मानों में है, यही लोगों को ख्याल। इस्तिलाही मानों में थड़ा कहते हैं किसी का आप इंतजार करें कि वो आए तो उसको मार दूंगा, इसे कहते थड़ा मारा हुआ है। अच्छा, ये होता है थड़ा। ये थड़ा पंजाबी जबान में, लौरी जबान में। हम तो ये अमूमन ये समझते हैं कि थड़े जिस तरह होते हैं, घरों के बाहर भी होते हैं, दुकानों के बाहर भी होते हैं। और चीज है, वो चबूतरे हैं। अच्छा, वो थड़ा और है। ये थड़ा मारना कहते हैं पंजाबी जबान में कि किसी की आपने ताक लगाई हुई है, ठेरेदारी। हाँ, घात, पंजाबी में घात कहते हैं। ये घात में बैठे थे नीफौर बाबा। ठीक है। मोटरसाइकिल रैकी कि ये निकल रहे हैं, गाड़ी में सवारियां आए। समनाबाद मोड़ से घर था आरिफ चौधरी का। अरशद अमीन चौधरी वहाँ रात को सोया। सुबह 5 बजे मुखबरी होगी उनको, 5-6 बजे निकलना, जितने भी निकलना था। वो सुबह निकल रहे थे 7-8 बजे, जितने भी निकले वो गाड़ी में आए। ये फायर खड़े थे मोड़ पे खड़े, घात लगाए, थड़ा मारे हुए कि आएंगे दोनों को मार देंगे। ठीक है। आगे तीसरा बंदा था, ड्राइव कर रहा था, और ये दोनों पीछे बैठे थे, ड्राइवर था आगे। जब वो आए उनकी गाड़ी आगे, तो एक बच्चा 7-8 साल का और एक बच्ची 5 साल की छोटी बहन, वो दोनों स्कूल जा रहे थे बस्ता पकड़ के। बस्ते लटके हुए थे आगे, बस्ते आगे लटके, और वो साइकिल पे जा रहे हैं। वो नीफा ये कहता है, मुझे खुद बराह रास्त मुझे उसने बात बताई। नीफा कहता है कि मैं काम करने लगा सेंधा, मतलब क्या है कि मैं मारने लगा था। वो बच्चे आगे कहते मैंने छोड़ दिया। इनका इंतजार कर रहे थे तीफी बट अरशद मलक के घर। कहाँ? इकबाल टाउन में। कि समनाबाद मोड़ के नीफा बाबा अरशद को मार के और यहाँ आएंगे, ठीक हो गया। तो बाहर से बेल होती है अरशद मलक अरशद के घर की, और मुलाजिम आता है मलक साहब का, बट साहब तानू मिलन आए ने अरशद अमीन चौधरी तो आरिफ चौधरी। वो हक्का बक्का रह गए कि हम तो उधर मर चुके होंगे घंटा पहले। तो ये क्या हुआ? वो खैर अंदर आते हैं, उनको मिलते हैं, चाय पिला के बाहर निकलते हैं। नीफे बाबे का फोन आता है मलक अरशद को, सर जी घबराना बिल्कुल नहीं, अल्लाह दे वलों, ये जुमला सुने, अल्लाह वलों वधी सी ना दी, ये दुश्मनदारी के जुमले हैं। अल्लाह वलों इन्हों दी वधी सी, ये बच गए नहीं तो मुतमिन रहो। वो मिल के इनसे मुलाकात करके अरशद मलिक और इससे मुलाकात करके वापस निकलते हैं। थोड़ी देर बाद फायरिंग की आवाज़ आती है। दरख्त पे बैठे हुए बाहर बंदों ने उन दोनों को वहाँ मार दिया। जिन्होंने 1 घंटे पहले मरना था, मौत ने उनको 1 घंटे का तवक्कुफ दिया, और वो घंटे बाद ये अरशद अमीन चौधरी नवाज खान के बाद स्टूडेंट यूनियन की चपकलिश में, खूंरेजी में, जिसको सियासतदानों की पुष्टपनाही हासिल थी, ये दूसरा कत्ल होता है। जब ये दूसरा कत्ल होता है तो इसका मुकदमा बराह रास्त तीफी बट और गोगी का बट पे होता है, और उसे परसू कौन करता है? बिल्ला ट्रकों वाला। यहाँ से इनकी मुखासमत का, चौधराहट का आगाज दुश्मनी के शक्ल में होता है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि बिल्ला ट्रकों वाला के बाद ये विरासत जो आगे मुंतकिल होती है, ट्रांसफ़र होती है, और फिर गद्दी संभालते हैं टीपू, उसकी क्या कहानी है? और फिर टीपू को कत्ल कर दिया जाता है एयरपोर्ट पर। देखें, टीपू और बालाज
दोनों बाप बेटे का कत्ल वैसे ही है जैसा बिल्ले का कत्ल था और बिल्ले के बाद टीपू का था। बिल्ले की विरासत संभाली उसके बेटे टीपू ने। टीपू बहुत ओपन पहलवान था, ओपन, ठीक है, डरता नहीं था, निडर था, बेखौफ था। और उसको उसके सारे साथी दोस्त कहते थे यार एहतियात कर, तू दुश्मनदार आदमी है। लेकिन वो ये कहता था कि मैं अपने बाप का बदला भी लूंगा लेकिन जिंदगी आज़ाद गुजारूंगा। अच्छा, बदला भी लूंगा लेकिन जिंदगी आज़ाद। अब उसकी किस्मत देखे, नसीब है उसका। सेशन कोर्ट से निकलते हैं 5 लोग, 4 मर जाते हैं, वो बच जाता है। पहला जब अटैक होता है, हाँ, दूसरा, पहला अटैक जब हुआ था उसमें बच गया था, उसमें भी बच गए थे। दूसरा गनमैन मरे थे जिसमें, फिर हुआ, बच गया। तीसरा अटैक उस पे तब हुआ जब उसकी दुश्मनी सर्द पड़ चुकी थी, उसकी सुलह की गुफ्तगू हो रही थी तीफी वगैरह से और गोगी वगैरह, सब मुखालफों से, सारे मुखालफों से। अच्छा, मैं एक आपको और बताऊं, ये जो किरदार आपने जितने करेक्टर्स देखे ना, जो मैंने गुफ्तगू की आपसे, ये सारे करेक्टर्स में एक शख्स का नाम है मलक एहसान। अब आपने ताने बाने जोड़ने, एक शख्स का नाम है मलक एहसान, उसे बदमाशों की नानी कहते थे। बहुत अच्छा आदमी है, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है। उसका बेटा सेक्रेटरी लाहौर बार अदील एहसान, अच्छा, चेंबर का एक बेटा उसका नईम एहसान जो है चेंबर का वाइस प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी, क्या मलिक एहसान साहब का किरदार, पूरा किरदार एक सामने आता है। वो बहुत ज़हीन आदमी है एज फार एज एनिमिटी इज कंसर्न। दुश्मनदारी में उतार चढ़ाव जो होता है ना, बारीकियां, पोशीदा मामलात, वो सब जानता था, वो सब जानते थे। उसकी बहुत गहरी दोस्ती मलक एहसान की किसके साथ? तीफी भट्ट के साथ, ठीक हो, गोगी भट्ट के साथ, ठीक हो गया। इनमें एक रोल आता है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से अगले एक रोल आता है, वो रोल था रावियंस। गवर्नमेंट कॉलेज का भी शामिल नहीं हुआ था इसमें, इस्लामिक रेलरोड, एफसी कॉलेज, दयाल सिंह कॉलेज, टेक्नोलॉजी कॉलेज, ये थे। गवर्नमेंट कॉलेज का एक यानी ओल्ड रावियन, बॉक्सर, बॉक्सिंग टीम का कप्तान, नेशनल बॉक्सिंग का भी, पुलिस बॉक्सिंग का भी, आबिद बॉक्सर, वो भी इनका एक दोस्त होता है। अच्छा जी। इस ग्रोह का एक रुकन आबिद बॉक्सर भी था, इनके साथ बैठना उठना था। लेकिन दुश्मनी की हद तक था, दोस्ती की हद तक था, कारोबार की हद तक था। अचानक उसके मामू जफर अब्बास को कत्ल कर दिया जाता है, आबिद बॉक्सर के सगे मामू को। आबिद बॉक्सर सगे जो है मामू है, जफर अब्बास, ठीक हो गया, कत्ल केस। जफर अब्बास लाहौर का एक मारूफ सिनेमा है, समा किसी वजह से मारूफ है, मूनलाइट सिनेमा, ठीक है, उसका मालिक था वो। लोग कहते कब्जा किया तो जो भी था प्रॉपर्टीशिप उसके नाम थी। मैंने अदालत में खुद वो कागज देखा है, डॉक्यूमेंट, जिसमें उसकी मिल्कियत साबित होती थी। जफर अब्बास कत्ल केस बड़ा मशहूर होता है। उसमें हर सियासतदान जो इनका दुश्मन था, मुखालिफ था, तीफी एंड गोगी का, वो अपना अपना हिस्सा डालता है और आबिद के खिलाफ पूरा जोर लगाता है कि उससे वैर निभाया जाए। उस वक्त मलक एहसान, आबिद बॉक्सर, तीफी और गोगी एक ग्रुप होते हैं और दूसरा ग्रुप लाहौर में 2 थानेदारी। दूसरा ग्रुप कौन? बिल्ला बेटा, ठीक है, ये सर बिल्ला तो बहुत छोटा था और ये दुबई चले गए थे। ये दुबई चले गए। दुबई तो आता लगा रहता। दुबई एक ऐसी जगह है जहां आपको हर बड़ा शख्स जो है वो पनाह गुज़ीन मिलेगा। हर अंडरवर्ल्ड कंट्रोल किया जाता है, कंट्रोल किया, बस वहां भाग के वहां रूपोशी आसान है। अब जरा मुश्किल हो गया, इंटरपोल वहां चली गई। आबिद बॉक्सर जो है उसके मामू के कत्ल के बाद बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जो झगड़ा करवा देते हैं आपस में, तीफी भट्ट और गोगी भट्ट का और आबिद बॉक्सर का और मलक एहसान का, ठीक है, ये सब अलग अलग हो जाते हैं। इवन अलग पार्टी ये ऐसी पार्टी होती है कि जो भाई हैं आपस में, तीफी और गोगी, उनके भी इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं। ठीक हो गया। ये जहां इख्तलाफ पैदा होते हैं वहां पुरानी कहानी को आप वापस ले आए इस जगह पे। मलक एहसान, जिन्हें मैंने नानी कहा, मलक साहब बड़े अच्छे आदमी, जिन्हें कहा कहते थे लोग, वो बड़े शरीफ आदमी, बड़े पढ़े लिखे, बड़े ज़हीन आदमी। मलक एहसान साहब के बेटी की शादी होती है, वो मुस्लिम लीग नून लाहौर के पहले सदर शाह आलम के ताजर हाजी हनीफ के बेटे के साथ। अच्छा, अजीम हनीफ के साथ रिश्तेदारी, उनकी रिश्तेदारी हो जाती है। मलक एहसान साहब जो हैं वो काफ लीग के ग्रुप से निकल के नून लीग के ग्रुप में आते हैं। जब ये नून लीग के ग्रुप में आते हैं तो वाजे जो असल में खलीज पैदा हुई है ना, वो तब पैदा हुई जब नून और काफ की राहें जुदा हुई और उनके ताजरों का ग्रुप एक तरफ हो गया, स्टूडेंट्स का ग्रुप एक तरफ हो गया। उनकी तफरीक जब हुई है उसके बाद इसने जन्म लिया और फिर जब दुबई से फ़्लाइट के ज़रिए वापस आता है
टीपू, तो उसको दुश्मनी का पता नहीं था। उसने कहा मेरी सुलह चल रही है, हाँ। मामला तो आयन तक पहुंच चुका, अब सिर्फ तहरीर, मुआहिदा सिर्फ तहरीर होना बाकी था, सब कुछ तय हो गई, सब तय हो गई थी। लेकिन जिन लोगों को ये गवारा नहीं कि इस तरह की दुश्मनियां खत्म हो, इस दुश्मनी को खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ा काम किया था चौधरी सरदार साहब आईजी थे। उन्होंने 2 दुश्मनियां खत्म करानी थी, एक ये वाली तीफी कोगी और बिल्ले की, और एक उन्होंने खत्म करानी थी शेख असगर मरहूम के बेटे रोहील असगर, शकील बाद मर्डर हो गया, रोहील शकील की, और माजा मराजदीन, मियाँ मराजदीन, जिनकी बीवी भी टाउन नाजिम बनी। ये सारी दुश्मनी खत्म करानी थी, एक खत्म करा ली, दूसरी करवाने वाले थे, मामला तय पा गए थे। लेकिन और वहां पर कत्ल हो जाता है, टीपू कत्ल करके इस दुश्मनी को एक नया रंग दिया गया। सर वो इल्जाम भी तो इन पे ही आया, इन्हीं पे लगा, लेकिन बेगुनाह हो गए। मैं कई बार कह चुका हूँ कि ये लोग जब कोई काम करते हैं, करवाते हैं, ये अपनी ज़बान में वाला क्या कहते थे, किसी को मारना होता था ना, इनकी लैंग्वेज क्या होती थी, यार मैं फलां दा नक्शा खिंच लिया है, इस तरह यूँ इशारा भी करते थे, फलां दा नक्शा खिंच लिया है, मतलब क्या है कि मैं सोच लिया कि इसको क्या करना। ये नक्शा खींचने की इस्तिलाह कराची से आई, 2 इस्तिलाहें, सिपारी पकड़ ली, सिपारी का मतलब है उजरती कातिल को पैसे दे दिए गए, रकम अदा कर दी गई कि अब ये फारिग, एक। दूसरी, नक्शा खींच लिया, ये नक्शा हमारी एक वहाँ की लिसानी तंजीम है, सियासी तंजीम है, उस तंजीम के बाज़ लोगों को मैंने कहते सुना खुद कि जी ये फ़लाँ बंदा जो है, मैं 3-4 दिन बाद इसके रस्म कुल में शरीक होना चाहता हूँ, कि इसको मारो तो मैं इसकी रस्म कुल में जाऊँगा। तेरी खैर हो जाए। ये 2 बातें, दुश्मनदारी की, मुखालफत की, सियासी इंतकाम की, ये 2 बातें, नक्शा खींच लिया, सिपारी पकड़ ली, और मैं रस्म कुल में शरीक होना चाहता हूँ। यानी आज मारो, कल जनाजा हो, परसों मैं कुलों में शरीक हो जाऊँ, तो ये दुश्मनदारी जो थी ना, इसको नई हवा मिल गई जब लाहौर एयरपोर्ट पर फिर बलाज वापस आता है दुबई से, बलाज आ जाता है। क्योंकि बलाज के बारे में आपने एक बात, हाँ दुबई शिफ्ट हो गए थे, बलाज के बारे में आपने बात जहन में रखनी है। बलाज ना दुश्मनदार था, ना बदमाश था, वो एक पढ़ा लिखा नौजवान था, सोफेस्टिकेटेड था, दुश्मनदारी को नहीं समझता था। उसने बाप के कत्ल के बावजूद उस सुलह को रिवाइव करने की कोशिश की जो मुखालिफ ग्रुप से चल रही थी, वही जो टीपू ने भी करने की कोशिश की। उसने कहा कि मैं मामला ख़त्म करना चाहता हूँ, ठीक है, और मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। उनके इंटरव्यूज भी आए कहीं सारे, और वो पढ़ा लिखा आदमी था, पहलवानी वो भी करता था, अच्छा। जिम करता था बाकायदा। दरमियान में एक स्पेल और था, इसके बिल्कुल दरमियान में जहाँ बिल्ला ट्रकों वालों की दीवार है, गुड्स ट्रांसपोर्ट की, उस ट्रांसपोर्ट की दीवार के साथ दीवार मिली हुई है एक होटल की, अच्छा, खादिम होटल की दीवार है, वो भी एक कश्मीरी हैं भट्ट साहब, उनकी दीवार है। उस दीवार के उस पार जो होटल था, उसके मालिक से बिल्ला ट्रकों वालों की बेटी की शादी हुई। उस पे बिल्ले ने अपने दामाद पे, जिसकी बेटी से शादी हुई थी, लव मैरिज थी, दामाद पे मुकदमा दर्ज कराया कत्ल का। दामाद पे लव मैरिज हुई थी बेटी से, दामाद पे कत्ल का मुकदमा दर्ज कराया। वो दामाद भी मिल गया मुखालिफ ग्रुप के साथ, और उस वलीमे में, उस दामाद के जो वलीमा हुआ था ना, उसमें फिर वो सारे दुश्मन शरीक हुए जो बिल्ले के मुखालिफ थे। वाह जी वाह। रचना ब्लॉक अलामा इकबाल टाउन में वो हुआ, मैं भी शरीक था उसमें, उस वलीमे में, और सारे उनके मुखालिफ ग्रुप वाले पहुंचे। जितने लोग थे, हर एक के हाथ में गन थी, बंदूकों में वो वलीमा हुआ। उसमें जो 2 सूबाई मिनिस्टर रहे वो भी शामिल थे। उस वलीमे में हम लोग 20-25 शामिल थे। वो भी दुश्मनदारी में एक अहम रोल रहा, करैक्टर रहा कि दीवार के उस पार शादी हो गई, बिल्ला जी ने उस पर पर्चा करा दिया दामाद पे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक रोल भूलना नहीं चाहिए इस दुश्मनी को उभार देने में, वो रोल पुलिस का है। सिटी डिवीजन, उसमें सिटी सर्कल, सिटी डिवीजन है लाहौर के वो थाने जिसमें कचहरी, बाटी, लोहारी, शालमी, मस्ती गेट, रंगमहल, मोची दरवाज़ा, लोअर माल, ये सारा सिटी डिवीजन है, ठीक है। इसमें एक सिटी सर्कल है, उसमें थाना लोहारी, भाटी और रंगमहल, या मोची भी शामिल होगा, अब मोची नहीं है मेरा शायद, 3-4 थाने यहाँ, ये सिटी सर्कल। इस सर्कल की पुलिस के कांस्टेबल से लेकर डीएसपी तक मैंने अपनी आंखों से उन डेरों पे बैठे देखे। पुलिस वाले पुष्टपनाही नहीं करते थे, इनको प्रोवोक भी करते थे कि यार दुश्मन के खिलाफ ये कार्रवाई करो, हम तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं करेंगे।
पकड़ना तो हमने है ना। मतलब वो कहते थे कि भाई जो मर्जी करो, हम करेंगे कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसलिए कि उनका कारोबार भी इनकी बदमाशी से चलता था, इनके कत्ल से चलता था, इनकी दुश्मनी से चलता था। हर चीज जिसको हवा देने में रोल प्ले करना था, उनमें पुलिस नंबर 1 थी, नंबर 1। नंबर 2 सियासी जमातें थी। नंबर 3 ताजरों की दुश्मनी, ताजरों की रकाबत, ताजरों की मुखासमत, सियासत, जो मर्जी कह लें, ठीक है, वो चलती थी। इनने बालाज को इस बात पे उभारा कि तू सुलह की तरफ जा। वो जा रहा था, लेकिन हालात ने उसको मजबूर कर दिया कि वो दुश्मनदारी भी खत्म ना करे। दुश्मनदारी उसने खत्म नहीं की, लेकिन इजी हो गया। इजी क्या हो गया कि बाप दादा 20-20 गनमैन रखते थे, उसने गनमैन रखने छोड़ दिए। अच्छा, बाप और दादा कहीं किसी दावत पे, किसी पब्लिक फंक्शन पे जाने से पहले सोचते थे 100 बार, बिल्कुल, कि आइदर वी शुड गो और नॉट। हाँ, और ये इजी होके जाता था, फंक्शंस करता था जाके, बिल्कुल। लेकिन एक बात समझें, जहां ये कत्ल होता है वो रिटायर्ड डीएसपी के बेटे की शादी है। यस। जहां बड़ी अहम बात है, 10 गाड़ियां एसपी और डीएसपी की, बड़ी गाड़ियां होती हैं, जीप, और 20 से 25 डाले मुख्तलिफ थानों के, वो बाहर खड़े हैं। क्या किसी आम शख्स की जरूरत हो सकती है कि पुलिस की इतनी गाड़ियां हुटर वाली खड़ी हों और अंदर जाके असला लेके मारा है? बड़े कितना बड़ा उजरती कातिल हो, किसी मोहल्ले में एक गाड़ी आ जाए ना, हाँ जी, वो उधर से दौड़े लग जाती हैं। तो जब 20 गाड़ी खड़ी हो एक, और जब पता हो उसको कि पुलिस अफसर के बेटे की शादी है, बेटी की, तो कोई जरूरत करता है? कोई भी नहीं। मैं नहीं समझता कि बालाज के कत्ल में लोकल इंसामिया की पुष्टपनाही इश्तराक शामिल ना हो। एक बात। दूसरी अहम बात, मफरूजों पे मबनी कहानियां पुलिस भी बता रही है। क्यों? असल हक़ाइक़ को छुपाने के लिए। तो सर वो एहसन, हाँ, एहसन को पकड़ लिया। एहसन दोस्त था, बड़ा करीबी, वो साथ रहता था, साथ 24 घंटे रहता था। बिल्कुल ठीक है, ओके, मैं मानता हूँ एहसन अच्छा वो था, एक अच्छा करेक्टर है उसमें। उसके बाद मुलजिम क्यों नहीं पकड़े गए मौके के? एक तो मौके पे मर गया ना, छोड़ दें, वो तो शूटर था ना। ये कहा गया एफआईआर में कि फलां फलां ने मरवाया। अगर ये साबित हो जाए कि उन्होंने मरवाया, फिर तो चलो दुश्मनदारी की बात है। इस कत्ल को रिवायती दुश्मनी और मुखालफत से हट के देखना चाहिए। तो सर अभी इसका एंड क्या निकला है, अगर हम एंड पे आए? ये बिल्कुल नतीजा खेज साबित नहीं होगा, ना हुआ। वो तो कहते थे कि इतना बड़ा केस है, इतना बड़ा केस है, आप मुझे फौरन इसका कोई फैसला क्या हुआ? कुछ कितना अर्सा गुजर गया? तो नहीं, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि ना ये होगा। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी बड़ी अहम है। अरशद अमीन चौधरी मर्डर हुआ, मुकदमा दर्ज किसके खिलाफ हुआ? तीफी भट्ट, गोगी भट्ट के पास। तीफी भट्ट और गोगी भट्ट को मेरे सामने उस वक्त के SPCIA अहमद खान चदड़, पाकिस्तान पुलिस PSP अफसर, पाकिस्तान पुलिस के सबसे बड़े तफ्तीशी, जिन्होंने मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल केस तफ्तीश किया, बेनज़ीर भुट्टो की शहादत तफ्तीश की, मीर शाहनवाज भुट्टो का कत्ल केन्स फ्रांस में तफ्तीश किया, उस शख्स ने तफ्तीश की मेरी मौजूदगी में। उनके साथ कौन थे? चौधरी मसूद अजीज़ उनके DSP, उमर विरक उनके DSP, ज़रात यानी उनके DSP। इन लोगों ने तफ्तीश किया और तफ्तीश के 15 मिनट बाद तीफी भट्ट साहब घर चले गए। सिर्फ SPCIA ने कहा अपने अमले को कि भाई इसको घर से लेके यहाँ तक और यहाँ से वापस घर तक सिक्योरिटी देना हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, देखें, ये साबित नहीं होता। अबैटमेंट 109 जो है, कत्ल किया उसने या करवाया, साबित करे ना। नहीं हुआ। बालाज के कत्ल को गलत रंग दिया जा रहा है, सिमत गलत है। अगर सही तौर पे तफ्तीश करें, किसी जेन्युइन तफ्तीशी से तफ्तीश कराएं, तो ये सबसे पहले तफ्तीश कहाँ से हो? तो सर तबादले भी हुए थे, अभी सब कुछ हुआ। तफ्तीश का आगाज मेज़बान, हाँ जी, वो इमरान किश्वर। आप मैं जो चाह रहा हूँ, इस कत्ल की तफ्तीश वलीमे के मेज़बान से की जाए, वहाँ से आगाज़ करें। एक दूसरा, जिस भाई को मुद्दई बनाया गया वो तो मौके पे नहीं था। वो कहते हैं वो उन्होंने ज्वाइन किया था, बाद में किया होगा, ठीक है, नहीं था प्रैक्टिकली। यार मुद्दई घड़ना पड़ता है, हमारे यहाँ मजबूरी है। लेकिन वो बहुत मुंतकिम मिजाज आदमी है। एक तो वकील है, जो भाई मुद्दई है ना, वो बहुत मुंतकिम मिजाज है, मुद्दई है,
और साथ वो ये हर लम्हे कहता है कि मैं अपने भाई के कातलों को नहीं छोड़ूंगा। ये जंग जो सर्द पड़ने लगी थी दोबारा से गर्म हो रही है और किसी वक्त ये इत्तला आ जाएगी कि किसी नए शख्स की जान ले गई। अल्लाह ना करे सर कि हम इस तरह से कुछ देखें, खुदा ना और खास्ता ना ही इस तरह हो, क्योंकि पाकिस्तान में आगे ही बहुत मसाइल हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि एज अ क्राइम रिपोर्टर आपने बहुत से मुख्तलिफ कहानियाँ भी कवर की होंगी, क्रिमिनल स्टोरीज़ भी आए, रोज़ कोई ना कोई आप कवर करते होंगे और देखते होंगे कि एंड तक क्या निकला उस केस का। एक वाक़या होता है लाहौरी साइको जावेद इकबाल नाम से, और वो क्लेम करता है कि मैं 100 बच्चों का कातिल हूँ, कत्ल कर चुका हूँ। और मेल बॉक्स में पुलिस को एक मेल रिसीव होती है जिसमें उसने ये क्लेम किया होता है कि मैं 100 बच्चों का, आज मेरा 100 बच्चों का फिगर पूरा हो गया। सर ये क्या कहानी है और इसके पीछे क्या हकीकत है, ये भी जानने की ज़रा हमें तजस्सुस है, एक वो क्या कहते हैं ना, क्यूरियोसिटी है, ये बताइएगा लोगों को। देखिए, जावेद इकबाल का जो करैक्टर है ना लाहौर में, यस, वो पब्लिक के लिए इंटरेस्ट का बायस बना, दिलचस्पी का बायस था ना जी, कि 100 बच्चे। लेकिन ये पुलिस के लिए एक चैलेंज भी था और पुलिस के मुंह पे तमाचा भी था। चैलेंज इस सेंस में कि लाहौर में एक शख्स भले मखबूतुल आवास हो, वो 100 बच्चों को मारता है, 100 घराने तबाह करता है ना, 100 घराने तबाह करता है, पुलिस कुछ कर ही नहीं सकती, खामोश बैठी रहती है। वो खुद आके गिरफ्तारी देना चाहता है, लेकिन गिरफ्तारी वो एक अबलागी इदारे में, मीडिया हाउस में देता है, पुलिस पे फिर एतमाद नहीं करता। ये मुंह पे तमाचा। चैलेंज इस एतबार से कि पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी। वो कहते हैं एक दफ़ा गिरफ्तार करने गए भी है, उन्होंने गन पॉइंट, उसने कहा मैं मार लूंगा अपने आप गोली, सुसाइडल अटैक कर लूंगा अपने ऊपर, धमकी दी, वो डर के आ गई। ये सारे का सारा वाक्य जो है ना, इनकी कड़ियाँ मिला के मैंने देखी। मैं उस वक्त क्राइम रिपोर्टर था, ठीक है, और मेरे काउंटर पार्ट थे जमील चिश्ती साहब जंग में। मैं अखबार में, मैं नवाब ये सर जंग में भी इसने भेजा एक लेटर, जंग में भी इसने दिया, सब ठीक है। एक बात आप जहन में रखें जी, इस करैक्टर ने 3 से 4 माह शहरियों की जिंदगी हराम किए रखी। जो अहले लाहौर बड़े जुर्रतमंद, बेबाक, कुछ लोग बेपरवाह भी कहते हैं, बेपरवाह भी थे, चलें, वो बाकायदा नहीं सोते थे। क्या जानने की ख्वाहिश थी उनकी, अर्ज क्या थी, क्यूरिस्टिक हो गए कि यार कहीं उसके साथी तो नहीं है बाहर कहीं। ओके, ये सारा जो करैक्टर था, उस करैक्टर ने पुलिस पे अदम एतमाद किया और एक ख़त लिखा, जिस तरह ये मेल किया मेल बॉक्स में, इस तरह एक ख़त लिखा, जंग के रिसेप्शन पे डाल दिया। रोज़नामा जंग उस बड़ा अखबार था, नंबर 1 था मीडिया हाउस। वहाँ के क्राइम रिपोर्टर थे जमील चिश्ती, उन्होंने उसको दे दिया कि ख़त आया, मैंने 100 बच्चे, उन्होंने बुला लिया, इंटरव्यू कर लिया, अखबार में छप गया। मुझे वो मिसिंग पड़ गई, मेरी खबर की मिसिंग थी। मैंने कहा जी वो उनके दफ्तर चला गया, मेरे दफ्तर आता तो उनको मिसिंग पड़ जाती। बिल्कुल, तो मेरा इसमें क्या उनका कमाल भी कुछ नहीं, मेरा भी नहीं। हाँ, वो गया, मेरा कसूर कोई नहीं, उनका कमाल कोई नहीं। वो वहाँ गया, उसने जाके वहाँ ये कहा मैंने 100 बच्चे मारे, मुख्तलिफ जगहों से अगवा किए, ज़्यादातर बच्चे किसी केमिकल से बता रहा हूँ, ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो मैंने बहला फुसला कर किसी तरीके से, शहजाद रेस्टोरेंट है दाता दरबार के सामने, अब भी है, अच्छा अब भी है, उस रेस्टोरेंट से बहला फुसला के मैं लाता था, उनसे बदअखलाकी भी करता था और उनको जो है मैं मार देता था, गटरों में बहाता था। सुने, उनसे पूछा, ये क्लेम किया, उससे पूछा तू मारता कैसे था? कहता है बाज़ औक़ात उनको नशावर चीज़ देता था और एक ड्रम था मेरे पास, जिस ड्रम में मैंने केमिकल का एक महलूल तैयार किया था, उसमें जला के मारता था या नाले में बहा देता था। सिफाकी का कोई ऐसा जुमला नहीं था, इससे बड़ी दहशतगर्दी नहीं हो सकती जो उसने क्लेम कर दी। जब क्लेम कर दी तो उस इदारे के लिए ये बड़ी अजीब सी बात थी। बिल्कुल, कि हम क्या करें? अब लोग कई डर के भाग भी रहे थे, कुछ खौफजदा भी थे। पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही थी? पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। उस इदारे ने फिर एसएसपी लाहौर को फ़ोन किया, उन्होंने पुलिस भेजी, वो उसको अपनी तहवील में लेके आ गई। उसने अपनी सारी की सारी बातें दोहराई जो उसने अखबार के दफ्तर में कही थी।
अखबार के दफ्तर ने अक्लमंदी ये की, उस वक्त इतना जदीद दौर नहीं था, कि उसको रिकॉर्ड कर लिया था। अच्छा, उन्होंने, पुलिस ने रिकॉर्ड भी मांगा, उन्होंने रिकॉर्ड भी दे दिया, उसको टैली किया, वो बातें मिल गई। कुछ बातों से वो मुकर गया मौके पे नहीं, पुलिस के रूबरू, मौके पे नहीं। मौका तो वो था जब गिरफ्तारी उसने खुद पेश, पुलिस के सामने वो इनकार जुर्म कर गया। कुछ का इकरार किया, कुछ का इनकार किया। ठीक है। जब उसने इनकार किया तो पुलिस ने उसका तशद्दुद भी किया। एक टीम ने किया, 2 टीम ने किया, तीसरी टीम थी वही जो नाम मैंने पहले आपको बताया, अहमद खान चद्दड़ की, अच्छा, SPCI लाहौर की। उन्होंने उसको तफ्तीश की, जहाँ से छलांग लगा के वो मर गया, उसकी तफ्तीश की उन्होंने। अब तफ्तीश में जो इंकशाफात जो भी हुए वो बड़े अजीब हैं। क्या सर, वो क्या इंकशाफात हुए? पहली बात तो ये है कि अहमद खान चद्दड़ साहब जिंदा हैं, खुदा उनको याद दे, तंदुरुस्ती दे, बुजुर्ग आदमी है, 80 साल की एज है। वो ये कहते हैं कि मेरा जहन नहीं मानता बतौर तफ्तीशी, बतौर पुलिस ऑफिसर, कि एक शख्स 100 बच्चों को अगवा भी करता है, उनको अपने पास रखता भी है, हविस का निशाना भी बनाता है, और उनको कत्ल करके लाशें ठिकाने भी लगाता है। एक बात। दूसरी बात, उनमें से कोई एक लाश तो मिल जाती, कोई नहीं मिली सर, एक भी नहीं मिली आज तक। 2 बातें। तीसरी, कोई गुमशुदा बच्चों के, जिनके बच्चे चले गए, उनके वालिदैन सामने आते और उनकी तस्वीर सामने आती कि ये बच्चा हमारा था, इसने मारा, उस दिखाते उसको, वो भी टैली नहीं हुई। चौथी बात, कहां से केमिकल लिया, ड्रम कहां से लिया, हाँ। वो ड्रम गया कहां, नाले में जो भाई वो कहीं किसी जगह पे जो है वो रुक जाता, हाँ ठीक है ना, आप साइफन लगाते हैं जी, तो कोई रोके, कोई एक लाश बरामद हुई थी। अहमद खान चद्दड़ साहब ये कहते हैं कि मेरी तफ्तीश के दौरान सर्कमस्टांशियल एविडेंस, वाकयाती शहादत, कोई मौके की शहादत, कोई दस्तावेजी सबूत कुछ नहीं मिला कि जावेद इकबाल 100 बच्चों का कातिल है। तो सर ये क्यों किया मकसद? मैंने एक बात पूछी उनसे, मैंने कहा चौधरी साहब, क्या ये सारा मफरूजा है, ये कहानी है और इसका ड्रॉप सीन आप कर रहे हैं? वो कहता जी, जिन लोगों के सामने ये क्लेम हुआ इसका, उनमें से किसी ने भी यकीन नहीं किया, ना पहली तफ्तीशी टीम ने, ना दूसरी तफ्तीशी टीम ने, ना उस अखबार की टीम ने, बस रिकॉर्ड कर लिया और चीजें देख ली। वो कह रहा है, देखें, किसी मुलजिम का 161 यानी पुलिस के रूबरू बयान, 164 अदालत के रूबरू बयान, या रिकॉर्डिंग, आजकल आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं कोई चीज़, वो डाल दें, अदालत के लिए भी एडमिसिबल नहीं है जब तक वो कोलैबोरेट ना करे गवाहों की मौजूदगी में, ठीक है, वाकयाती शहादत से कोलैबोरेट ना करे, या अगर गोली चली है तो फोरेंसिक एक्सपर्ट उसके ग्रूव्स की मुताबिकत ना करे। सही हो गया। तब तक वो काबिल ताज़ीर नहीं है, सजा नहीं होती उसकी। अच्छा, ये कानून बता रहा हूँ आपको, ज़ाब्ता, ये ज़ाब्ता फौजदारी। ठीक हो गया। ताज़ीरात पाकिस्तान की जो ट्रायल है ना, वो ज़ाब्ता फौजदारी करती है। ज़ाब्ता फौजदारी में 4 चीज़ों का यकजा होना ज़रूरी है, जिस तरह आपने बताया। जावेद इकबाल की कोई बात दूसरी बात से मुताबिकत नहीं खाती, लिंक नहीं था। एक। दूसरा, 100 बच्चे जब मर जाएं किसी इलाके में, लाहौर जैसे बड़े शहर, उसने कहा मैंने सिर्फ लाहौर से अगवा किए बच्चे, 100 बच्चे लाहौर से चले जाएं, आप क्या समझते हैं कि ये क़यामत सुगरा नहीं होगी? बिल्कुल होगी ना, क्यों नहीं हुई? एक हाइप क्रिएट हो गई। तो उसको मकसद क्या था सर, वो उसका जावेद इकबाल का, कि जो सारी चीज़ें क्लेम करी जा रहा था, अखबारात के दफ्तर में भी जा रहा था, वो शोहरत का ख्वाहिशमंद था। ये शोहरत मिलनी थी सर। ये देखें, ये शोहरत बहुत, एक बंदा था मोहम्मद खान डाकू, वो डकैतियाँ करता था, किसी गरीब आदमी को नहीं लूटता था। अच्छा, पहली बात, अमीर को लूटता था, और लूट के रकम कहाँ देता था? लोग तो पुलिस को रिश्वत देते ना, चोर डाकू आजकल, वो गरीबों के घरों में जाके देता था, किसी के घर में राशन डालता था। मोहम्मद खान डाकू का मशहूर है, और इसी चीज़ में वो शोहरत पाता गया। उसकी शोहरत इसी चक्कर में हुई। बाज़ लोग मनफी जहन के होते हैं। सर आजकल भी आप देख रहे हैं कि आज के दौर में 2024 चल रहा है, शोहरत के लिए क्या क्या किया जा रहा है? हाँ जी, शोहरत के लिए ये जो कुछ आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, जो कुछ देख रहे हैं, एक मुझे, मैं नाम नहीं ले रहा, दानिस्ता, एक खातून टिकटॉकर का फ़ोन आया, उसने कहा कि सर आप मेरे उस्ताद हैं, एक मेहरबानी कर दें मुझ पे। मैं क्या, मैं एक वीडियो भेज रही हूँ, उसको शेयर कर। मैं कहा बेटे 10 कर दूँ सर, जितने ग्रुप हो सके मैक्सिमम कर दें। मैंने कहा उसने भेजा,
आप मानेंगे वो बच्ची मेरी शागिर्द है, बिल्कुल न्यूड थी वो, पूरी की पूरी फिल्म। मैंने कहा बेटे, मैंने फ़ोन किया, मैं कहा इज़ इट योर? अरे सर मेरा है। क्या हुआ, आपको घबरा गए? मैंने कहा बेटे ये क्या है? सर मेरा शूट है। सर वो न्यूड वीडियोस आपको भेज के मुझे भेज के ग्रुप्स में शेयर कर दें। मैंने कहा बेटे ये तू किस तरफ जा रही है, क्या कर रही है, तू कौन है? अब मैं टेलीफोन पे, सर मैं आपके स्टूडेंट थी। मैंने कहा बेटे ओके, बड़ा अच्छा तूने किया, क्या तूने मास्टर्स किया यूनिवर्सिटी? कहती हाँ कर लिया। मैंने कहा बेटे ये फिर क्यों करना चाह रही है? सर मैं आपको नहीं बता रही, आप ज़रा एक दफ़ा करके देखें, फिर रिजल्ट तो देखें कितनी मैं मशहूर हो जाऊंगी। सिर्फ शोहरत के चक्कर में। शोहरत लोग अपनी इज्जत बेच के भी हासिल करना चाहते हैं, अपनी दौलत खर्च के भी हासिल करना चाहते हैं, अपना सब कुछ लुटा के भी खर्च करना चाहते हैं, अपना नाम। अच्छा, सबसे अहम बात, अपना और अपने ख़ानदान को बदनाम करके भी शोहरत हासिल करना चाहते हैं। ऐसे लोग मौजूद हैं। क्यों? अनहेल्दी कंपटीशन है, दौड़ है गैर सेहतमंदाना। गैर सेहतमंदाना दौड़ जिस भी दौर में हुई है उसका रिजल्ट ये आया है। तो सर अब ये यूथ का फिर क्या बनेगा जो ये इस कदर आगे बढ़ चुकी हुई है? चंद % है। मैं ऐसे यूथ को भी जानता हूँ कि रेगिस्तान में हम जा रहे थे स्टूडेंट का ग्रुप लेके, 3-4 बच्चों ने उस वैन में शोर मचा दिया, अजान की आवाज़ नहीं आई थी। सर 1:03 हुए हैं, यही मैंने कहा बेटे वीरान है, जंगल है, कश्मीर का इलाका था, कश्मीर जहाँ ये कच्चे में आजकल डाकू लेके जा रहे हैं। मैंने कहा बेटे यहाँ, कहते नहीं सर यही रोके, यहाँ नमाज पढ़नी। तो ये लोग भी तो है ना, वो पॉजिटिव नेगेटिव हर जगह बिल्कुल है। लेकिन इनकी तादाद बहुत कम है जो इस तरह की शोहरत, ये सस्ती शोहरत है। और सस्ती शोहरत के साथ एक नई चीज़ भी है, आप सब कुछ लुटा के शोहरत हासिल करना चाहते हो, फर्ज करें ना मिले, यू आर एट रिस्क ना। गंदे भी हो गए और मिला भी कुछ नहीं मिला। अब वो कहते हैं बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होंगे। ये भी तो है। ये जो जावेद इकबाल की कहानी है, ये एक फर्जी तखयलाती फिक्शनल बेस्ड है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। मैंने बड़े बड़े अहम वाक़यात, जो बड़े बड़े अहम वाक़यात थे ना, उनकी तफ्तीश की है। उनकी तफ्तीश में इतनी बेरब्त कहानी किसी की नहीं सुनी जितनी जावेद इकबाल ने बयान। बहुत खूब, बहुत अच्छा आपने डिस्क्राइब किया। इसी के साथ अपने होस्ट अब्दुल हई को दीजिए इजाज़त। सर बहुत शुक्रिया, अगेन आपने इतनी चीज़ें ब्रीफली एक्सप्लेन की। अगर हम बात करें टीपू ट्रकों की टॉपिक को, जावेद इकबाल की स्टोरी को, अपने होस्ट अब्दुल हई को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।